हवा में बरतरी की ये दौड़ अब एक नया मोड़ इख्तियार करने वाली है। तसव्वुर कीजिए, ईरान की फ़ज़ाइया जो दहाइयों से पुराने अमरीकी तैयारों और अपने ही तैयार करदा जहाज़ों पर इन्हिसार करती आई है, अचानक खित्ते में एक नई और ख़तरनाक स्टेल्थ ताकत बनकर उभर आए तो कैसा लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या ईरान खुद ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन वो इसे हासिल करने का रास्ता अपने एक हमसाया मुल्क से सीख सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान जिसने महदूद वसाइल के बावजूद अपने JF-17 थंडर प्रोग्राम को जदीद तरीन स्टेल्थ और एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी से लैस करके खित्ते की फ़ज़ाई क़ुव्वतों के तमाम मसावात को तब्दील करके रख दिया। तो फिर ईरान अपनी फ़ज़ाइया को जदीद बनाने के लिए पाकिस्तान के इस तारीख़ी स्ट्रैटेजिक मॉडल से क्या सीख सकता है, और क्या 2030 तक ईरान की फ़ज़ाइया अपने पुराने तैयारों को छोड़कर एक नई फ़ज़ाई ताकत बन सकती है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज हम आपके लिए लाए हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं हूँ बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। ये सिर्फ जहाज़ों की ख़रीदारी की कहानी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और एक नया फ़ज़ाई नज़रिया तश्कील देने की कहानी है। ईरान के फ़ज़ाइया आज एक तारीख़ी बहरान का शिकार है। F4 फैंटम और F5 टाइगर 2 जैसे तैयारे जो ईरान ने अमेरिका से 70 की दहाई में ख़रीदे थे, अब ना सिर्फ उम्र रसीदा हो चुके हैं बल्कि ख़ित्ते में सऊदी अरब के जदीद F-15 मुत्तहिदा अरब अमारात के F-16 ब्लॉक 60 और इसराइल के F-35 लाइटनिंग जैसे स्टेल्थ तैयारों के सामने बहुत कमज़ोर साबित हो सकते हैं। दहाइयों पर मुहित पाबंदियों ने ईरान के लिए जदीद तैयारे ख़रीदने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और इसी तन्हाई ने ईरान को अपने तौर पर तैयार करने पर मजबूर किया, जैसे कौसर, साइके और अज़रक्श। लेकिन हकीकत यह है कि इन पुराने डिज़ाइन पर मबनी जहाज़ों और खित्ते में फैलती हुई जदीद फ़ज़ाई क़ुव्वतों के दरमियान एक वसी खलीज है, एक ऐसी खलीज जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और यहीं पर पाकिस्तान का तजुर्बा एक रोशन चराग की मानंद सामने आता है। पाकिस्तान भी कभी इसी तरह की पाबंदी और महदूद वसाइल का शिकार था, लेकिन इसने जो हिकमत अमली अपनाई वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। पाकिस्तान ने एक पुराने डिज़ाइन MiG-21 से शुरुआत करते हुए चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयार किया, लेकिन असल कामयाबी इसके बाद आई जब पाकिस्तान ने JF-17 के ब्लॉक 3 वर्जन पर काम शुरू किया। यहाँ पर पाकिस्तान ने सिर्फ एक नया इंजन या मिसाइल नहीं लगाया बल्कि इसने पूरे तैयारे का स्ट्रक्चर ही बदल दिया। चीन से हासिल होने वाली जदीद एवियोनिक्स, ईसा रिडार और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स ने इसे एक स्टेल्थ केपेबल प्लेटफार्म बना दिया, यानी वो तैयारा जो रिडार पर बहुत कम नज़र आता है और दुश्मन को पहले ही निशाना बना सकता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ये नहीं थी कि इसने एक तैयारा बना लिया, बल्कि ये थी कि इसने चीन से टेक्नोलॉजी की मुंतकिली का एक पायदार और बाइख्तियार मॉडल कायम किया। और सबसे अहम बात, इसने अपने पायलट्स को नई डॉक्ट्राइन के साथ ट्रेन किया। अपने फ़ज़ाई दफ़ाई नेटवर्क को इस नए प्लेटफार्म के साथ मरबूत किया। ये एक जामिया स्ट्रैटेजिक अपग्रेड था, ना कि सिर्फ हार्डवेयर की ख़रीदारी। तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? ईरान पाकिस्तान की तरह चीन का स्ट्रैटेजिक पार्टनर तो नहीं बन सकता, लेकिन ये ज़रूर सीख सकता है कि किस तरह एक गैर रवायती इत्तेहादी के साथ काम करते हुए टेक्नोलॉजी के मखसूस हिस्से हासिल किए जा सकते हैं। क्या ईरान रूस से Su-35 ख़रीदने की कोशिश करे या फिर वो चीन से J-10 ख़रीदने की बात करे? लेकिन मसला सिर्फ ख़रीदारी का नहीं, मसला पाबंदियों और जियोपॉलिटिक्स का है। रूस और चीन भी ईरान के साथ कोई बड़ी डील करते हुए अमेरिका और यूरोप की पाबंदियों के ख़तरे को देखेंगे। लिहाजा ईरान को शायद पाकिस्तान के तदरीजी अपग्रेड के मॉडल पर गौर करना होगा, यानी अपने मौजूदा प्लेटफार्म्स जैसे कौसर को आहिस्ता आहिस्ता जदीद एवियोनिक्स, डाटा लिंक्स और हवाई हथियारों से लेस करना होगा। इसके लिए ईरान को अपने बनाए हुए तैयारों के डिज़ाइन में एक बुनियादी तब्दीली लाना होगी, ख़ास तौर पर रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सबसे मुश्किल जदीद जेट इंजन्स की तैयारी में। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जहाज़ नहीं बल्कि इंसान है।
ایران کے پائلٹس اور ٹیکنیشینز جو دہائیوں سے پرانے طیاروں پر کام کرتے آئے ہیں وہ فوری طور پر 5ویں نسل کے فضائی نظریات، نیٹ ورک، سینٹرک وارفیئر اور اسٹیلتھ آپریشنز کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ یہ ایک طویل اور مہنگا عمل ہے۔ ایران کی فضائیہ ہمیشہ ایک دفاعی کردار میں رہی ہے، لیکن جدید فضائی طاقت بننے کے لیے اسے اپنے نظریے میں لچک پیدا کرنی ہوگی، یعنی صرف اپنے فضائی دفاع کی حفاظت نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر دور سے حملہ آور ہونے کی صلاحیت بھی۔ تو 2030 تک کیا یہ ممکن ہے؟ میرے دوستو، حقیقت پسندانہ بات یہ ہے کہ ایران کے لیے ایک اصلی 5ویں نسل کا اسٹیلتھ فائٹر جیسا کہ F-35 یا J-20 بنانا یا خریدنے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن ایک امکان اسٹیلتھ بائی پراکسی کا ہے، یعنی ایران چین یا روس سے جدید ایسا ریڈار، اسٹیلتھ کوٹنگز یا جدید ایویونکس سسٹمز حاصل کر کے انہیں اپنے بنائے ہوئے طیاروں میں نصب کرے۔ یہ ایک بہت بڑا کامیاب قدم ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایران کو اپنی سائنسی اور تحقیق کی صلاحیتوں پر بھاری سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ 2026 سے 2030 تک کا عرصہ ایران کے لیے انفراسٹرکچر بنانے، پائلٹس کو تربیت دینے اور ممکنہ طور پر کسی غیر ملکی پارٹنر سے ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں گزر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پورے مشرق وسطیٰ کی طاقت کا توازن ہل کر رہ جائے گا۔ اسرائیل سے لے کر سعودی عرب تک ہر ملک ایران کی ہوا میں اٹھنے والی ہر نئی پرواز پر نظر رکھے گا۔ تو دوستو، کیا ایران اپنی فضائیہ کو جدید بنانے کے لیے پاکستان کے راستے پر چل پائے گا، یا پھر وہ ایک بالکل مختلف تنہا راستہ اختیار کرے گا؟ ہماری اس رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خطے میں فضائی برتری کی یہ دوڑ آنے والے سالوں میں سب سے اہم جیو پولیٹیکل کھیل بننے والی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی خبر تک آپ فوراً پہنچ سکیں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔